हाँ भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं, आप सभी लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है? एक बार रिप्लाई करिए प्लीज। जितने बच्चे लाइव हैं। किरण निर्मलकर, गुड इवनिंग सर जी। गुलशन है सर, बताइए आप सभी लोगों को मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किरण आ रहा है सर, और बाकी लोग? गुलशन आ रहा है सर, ठीक, चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे वहां तक अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई आपका डाउट तो नहीं है ना? हम्म। तो हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे बताओ? आई थिंक हम लोग सिमेट्रिक वाला देख रहे थे, है ना? क्या देख रहे थे? सिमेट्रिक वाला देख रहे थे। तो सिमेट्रिक में अब आगे लिखिए, एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे। ए क्रॉस ए, एक मिनट रुके ना। कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू 2 के पावर एन, 2 के पावर एन, एन प्लस 1/2, ये होता है। क्या लिखा हूं? इफ कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू 2 के पावर एन, एन प्लस 1/2, ये होता है। कैसे होता है ये सब अब अपन जानते हैं इसको, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। मतलब क्या बोल समझ में आ रहा है ना? अगर ए एक सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, मतलब जिसको अपन कार्डिनल ऑफ ए बोलते हैं, इज इक्वल टू एन है, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, उस ए के अंदर टोटल जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो होगा ए इज इक्वल टू 2 के पावर एन, एन प्लस 1/2। अब कैसे होता है इसको समझिए, पहले लिखिएगा फिर मैं आपको आराम समझाता हूं ना। इन ए एन क्रॉस एन डायगोनल, एक मिनट ना, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट हैव टू पॉसिबिलिटीज। समझाता हूं ना, बस आप लिखिए पहले ना, घबराना नहीं है। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। टू पॉसिबिलिटीज, अब इसको समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो भाई, कार्डिनल ऑफ ए में टोटल एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? एन। इसमें जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब समझ गए ना, जैसे 1 1 फॉर एग्जांपल, यहां क्या रहेगा? 2 2, यहां क्या रहेगा? 3 3, ऐसे यहां क्या रहेगा? एन एन। तो जो डायगोनल होते हैं एलिमेंट ना, उनके पास दो पॉसिबिलिटी होंगे।
या तो वो होगा या तो नहीं होगा, या तो 1 1 यहां होगा या नहीं होगा, 2 2 यहां होगा या नहीं होगा, 3 3 यहां होगा या नहीं होगा, एन एन यहां होगा नहीं होगा। आप थोड़ा चीजों को समझिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे होंगे तो। इससे पहले जो हम पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में यहां पर एक ही कंडीशन होता है, 1 1 को होना ही पड़ेगा, 2 2 को होना ही पड़ेगा, 3 3 को होना ही पड़ेगा। इस बात को समझिएगा ना, कहानी ऐसा है, आप समझिएगा। जो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इफ ए बी बिलोंग टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, या फिर पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी दैट इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। मतलब अगर ए रिलेटेड टू बी है तभी जाके बी रिलेटेड टू ए है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव में यहां पर जो बनाते थे, इसमें रिफ्लेक्सिव में मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते थे, ये होगा कि नहीं होगा वाला पॉसिबिलिटी वहां नहीं रहता है, इसको होना ही पड़ता है। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 एन एन ये हो या ना हो, दोनों में काम चलता है। अभी हम एग्जांपल करेंगे, पिछले क्लास में आप एग्जांपल के उसे देखना, आप कॉपी में लिखे होंगे, पलटा के देखो। जो एग्जांपल आप लिखे थे उसमें देखो 1 1 2 2 3 3 था, उसको अपन बोले थे सिमेट्रिक रिलेशन। 1 1 2 2 3 3 हो सिमेट्रिक। आप देखो एग्जांपल खोलो, मैं खोल के दिखाऊं क्या उसको? 4 ऑप्शन लिए थे ना, दिखा देता हूं अच्छे से। देखो पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे 1 1 2 2 3 3, ऐसा एक क्वेश्चन था। दूसरा ऑप्शन होता था 1 1 2 2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1, और भी ऑप्शन था बहुत सारे। आप समझिए कि जो आपका सिमेट्रिक है, जो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में बनाए थे, ये सब किसके एलिमेंट है? डायगोनल के एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, इसको टिक किए थे, याद करो। 1 1 2 2 था, तीनों नहीं था, सिर्फ 2 ठो था, तो भी इसको टिक कर दिए थे, चलेगा। समझ में आ रहा है? 1 1 2 2 3 3 के अलावा 2 3 और 2 1 था, इसको अपन क्रॉस किए थे। मतलब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, इसको क्रॉस किए थे, मतलब गलत बोले थे इसको पिछले क्लास में। सिमेट्रिक का ही बता रहा हूं ना, पिछले लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किए थे। 1 1 2 2 3 3 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये 1 1 2 2 3 3 है, फिर भी इसको क्रॉस किए थे। क्यों क्रॉस किए थे? गलत किए थे, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, तब जाके सही होता। लेकिन 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 2 नहीं था। ये दोनों नहीं था ना उसमें, समझ में आ रहा है मेरी बात? ये दोनों नहीं था, इसलिए क्रॉस किए थे। मतलब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एक चीज दिमाग में रखना, सिमेट्रिक में। समझ में आ रहा है? तो वही चीज आपको मैं बता रहा हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायगोनल में जो एलिमेंट है वो हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिमेट्रिक में। समझ में आ रहा है? वही चीज लिखा जा रहा है, इन ए एन क्रॉस एन डायगोनल एलिमेंट हैव 2 पॉसिबिलिटी, होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसी टोटल कितना एलिमेंट होता है? n एलिमेंट। 1 2 3 टोटल n एलिमेंट। और इन सारे n एलिमेंट के बाद 2 पॉसिबिलिटी होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। इसीलिए लिख रहे हैं हर एलिमेंट के पास 2 पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? टोटल कितना टाइम्स है? n टाइम्स है, इसलिए 2 के पावर n लिखे। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब
डायगोनल को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट होंगे, डायगोनल को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट होंगे उनके पास भी दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। बाकी एलिमेंट के पास भी दो ऑप्शन, या तो होगा या तो नहीं होगा। उसको भी लिखता हूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनके पास भी दो पॉसिबिलिटीज, जैसे ए आई जे है, ए आई ए जे है और ए जे ए आई है। इनके पास भी दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये है तो ये भी है, A2 A3, तो A3 A2, समझ में आ गया। या अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक में जानते हैं सिमेट्रिक तभी हो पाता है जब ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और अगर ए बी नहीं है तो बी ए नहीं होना चाहिए। फिर यही तो होता है सिमेट्रिक। इसलिए लिखा हूं ए आई ए जे है तो ए जे ए आई भी होना चाहिए, या फिर अगर ए आई ए जे नहीं है तो ए जे ए आई भी नहीं होना चाहिए। यानी इनके पास भी जो यहां पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल इसको बोलते हैं ना, समझ में आ गया। तो डायगोनल के अलावा जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके पास भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कितना पॉसिबिलिटीज? दो पॉसिबिलिटीज। इनके पास भी कितना पॉसिबिलिटीज? दो पॉसिबिलिटीज सबके पास। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास भी कितना पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये कितना बार है इसको समझने की बारी है। ये कितना बार आएगा? तो ये आएगा n-1/2 टाइम्स आएगा। अब ये कैसे हो गया? इसको तो मैं आसानी से गिन लिया कि यहां पास 1 2 3 n डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहां पास लिखा हूं n टाइम्स। लेकिन जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, लेकिन कितना टाइम्स, कितना बार? तो n-1/2 टाइम्स। अब ये कैसे आ रहा है इसको समझिएगा। अब यहां देखो डायग्राम में आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ये कितना बार आ रहा है बताओ, बोलो। n टाइम्स। ये कितना बार आ रहा है? n टाइम्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझना कितना बार आ रहा है? n टाइम्स। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, पहले सुन लो, ध्यान से सुनना भाई ना, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। कॉपी पेन रखो अभी और ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। जैसे n नेचुरल नंबर तक का फार्मूला क्या होता है? 1 2 3 4 n तक मान लिया रहता है, तो इसका फार्मूला 10th क्लास में पढ़ के आए हो। n क्या होता है? n+1/2 होता है ना। n नेचुरल तक का फार्मूला ये होता है, n+1/2 होता है। n नेचुरल तक का सम का फार्मूला होता है। अगर इसी में मान ली जाए ये n तक ना जाके n-1 तक जाएगा, तो क्या लिखोगे? n की जगह n-1 लिखोगे? लिखोगे नहीं लिखोगे? ऐसा लिखोगे तो कितना हो जाएगा? n-1 प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा? n/2। अब ये पहले आ गया, अब आगे सुनना। ये तो फार्मूला था। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो हम सिमेट्रिक में क्या फार्मूला जानते हैं? अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए। मतलब ए रिलेटेड टू बी है तो दैट इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहां पास आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पास पहला रो सेकंड कॉलम है, पहला रो सेकंड कॉलम, ये लो मान लीजिए। तो यहां क्या रहता है? सेकंड रो पहला कॉलम हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पास आप बात को समझो कि ये टोटल कितना है? डायगोनल में n एलिमेंट है। ऐसे यहां पास गिनोगे पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट होते हुए n से जस्ट पहले क्या जाएगा? n-1 एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? इससे जस्ट पहले क्या आएगा? ये अगर आपका nth है तो nth से पहले जो होगा, मतलब यहां यहां यहां, ये क्या होगा? n-1 होगा। ये पहला हो गया, उसको जोड़ोगे इसके साथ, उसको जोड़ोगे इसके साथ, ऐसे करते करते टोटल n-1 एलिमेंट हम काउंट करेंगे। कितना एलिमेंट काउंट करेंगे? n-1 एलिमेंट काउंट करेंगे। इसी नाम से फार्मूला लिखाया
कि पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, n-1th लाइन जो होगा उसको सम करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नीचे वाली लाइन को भी काउंट कर लीजिए। नहीं, नीचे वाली लाइन को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि A12 और A21 को हम एक कंसीडर करेंगे। कितना मानेंगे? एक मान के चलेंगे। तो यहां पर जो है उसको इसके बराबर मान रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वही चीज यहां पर फार्मूले में n की जगह n-1 तक क्यों ले गया? समझ में आ गया? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे n-1th लाइन। तो यहां पर टोटल जो फार्मूला में n की जगह n-1 रख के ये बना। तो यहां पर जो है आपका ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गया था। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो n-1 टाइम आया। अब सिर्फ इधर को गिने, इधर को नहीं गिनूंगे, ये दोनों आपस में सेम ही है। A1 A2 है, सिमेट्री का फार्मूला याद करो। ए बी, ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए, तो ये दोनों को सेम मान के चल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो गया? इसी नाम से सिर्फ ऊपर तक को गिन लिए n-1 और इसी नाम से मैं आपको यहां पर लिखा हूं n-1/2 आया। कहां से आया? क्लियर हो गया? वो लोग एक बार और बता देता हूं। चलो, अब जितना बात मैं समझाया पहले रिप्लाई कीजिए कि ये आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। गुलशन आ गया। किरण आपको समझ में आया? रिप्लाई करो जल्दी, फास्ट लिख के भेजा करो पूरा, किसी समझ में आ गया आगे बढ़ो। जब तक आप बताओगे नहीं क्लियरली मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आ गया ना? ठीक। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट का था 2 के पावर n और नॉन डायगोनल एलिमेंट के पास भी दो दो ऑप्शन, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। इसके लिए टोटल n-1 मतलब कुल मिला के यहां पर कहां गया, सॉरी यहां पर कहां गया, ये टाइप का आया। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को मैं जोड़ के लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब लिखता हूं, इसी को चीज को थ्योरी में लिखा जा रहा है ना। इन सिमेट्रिक रिलेशन, इन सिमेट्रिक रिलेशन, इन सिमेट्रिक रिलेशन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर प्रेजेंट, आर आइदर प्रेजेंट या तो होगा, ठीक है ना, या तो नहीं होगा, आर absent। ओके, या तो होगा या तो नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट जो 1 1 2 2 3 3 था ना, ये तो या तो होगा या तो नहीं होगा। इसके लिए दो दो पॉसिबिलिटी है। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बी, ठीक है, बी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो पेयर में होंगे। बोला ना आपको, यहां पर जो समझाया पेयर में होंगे, मतलब यहाँ A12 है तो यहाँ A21 है, दोनों एक कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आ गया? पेयर कैसा पेयर है, ठोक लिख के बता दे रहे हैं। AI AJ एंड AJ AI, तब जाके सिमेट्रिक होगा ना। AB A रिलेटेड टू B, देन B रिलेटेड टू A। कैन प्रेजेंट, ये भी होगा या तो नहीं होगा। कैन बी प्रेजेंट और absent, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है ना, साथ साथ, ठीक है ना, सिमल्टेंसी, ठीक है, या तो वो होगा या तो नहीं होगा, साथ साथ जैसे एक साथ रहेगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं, या तो ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा। सिमल्टेंसी मतलब साथ साथ। सो टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन
टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए कितना होगा बताओ। ए में टोटल सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। यहां पर आप देखो, इसके लिए 2 के पावर n और इसके लिए 2 के पावर, ऐसे लिख लेना 2 के पावर n(n-1/2). उसके लिए दो दो ऑप्शन था ना, इसके लिए 2 के पावर n और इसके लिए क्या था 2n(n-1/2). फाइनली कितना हो जाएगा बताओ। 8 करोगे तो n, यहां पर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा n(n-1/2). तो फाइनली 2 यहां पर ऐसे निकलेगा 2n प्लस 2n²। गलत कर रहा हूं क्या? ठीक है, -n/2। तो फाइनली 2n-n कितना हो जाएगा। इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत था, इसको ऐसे ही रहने दो ना। यहाँ पर हो गया ये 2n यहाँ चले जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया n² - n होगा ना ऐसा बाई 2। तो फाइनली क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा बताओ। 2 के पावर 2n - n कितना बचेगा n प्लस n²/2। तो n कॉमन निकालूंगा तो n + 1/2 आएगा। तो ये है कहानी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए का, ये कहानी निकला। और इसी चीज को मैं शुरुआत में लिखा था, कहां गया, ये लिखा था, इसी चीज को शुरुआत में लिखा था मैं। कहां से आई चीजें आपको मैं बता दिया, एज अ फार्मूला आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन किया जाए, ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी सिमेट्रिक, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, और ए इज इक्वल टू दे दिया है ABCD आर देयर। एक क्वेश्चन ये हो गया, साथ में और पूछा है हाउ मेनी ऑफ, हाउ मेनी ऑफ दीज कंटेन exactly 4 element, exactly 4 element। फोर एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। पहले तो यह पूछा है हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए में कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, और ए में 4 ही एलिमेंट दिया है 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करना, जो आप फार्मूला जान रहे हो उसमें रख दो, एन की जगह 4 रख दो। देखो यहां पर कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन दिया था, मतलब ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे। कितने थे, 4 थे। तो यहाँ एन 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 रखाया है, अब यहाँ एन की जगह 4 है तो 4 4 रख दो। तो पहला चीज तो इसका आंसर निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। तो यहाँ पर पहले तो बना देता हूं टोटल सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए कितने होंगे बताओ। 2 के पावर 4, 4 + 1/2। सो फाइनली 4, 5/2, 2 2 कटा, 2 दूनी 4, तो 2 के पावर 10 हो गया। पहले तो ये हो गया, क्लियर हो गया। 2 पावर 5, 2 पावर 5 नहीं आएगा जी, 2 पावर 10 आएगा ना किरण, घबराना नहीं, आराम से बनाओ। यहां तक एक क्वेश्चन बन गया, क्लियर हो गया। अब आगे दूसरा बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस कंटेन एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, कितने एग्जैक्ट 4 एलिमेंट्स को रखने वाला आपको एक ठो बनाना है घर, 4 एलिमेंट को रखे। तो देखो 4 एलिमेंट रखने के लिए आप ऐसे बोलो कि अगर मान लीजिए इस टाइप का रहता 4 एलिमेंट, तो 1 2 3 4,
डायगोनल में 4 को ले लो पहले, एग्जैक्टली 4 को रखना है तो डायगोनल के पहले 4 को ले लो, समझ में आ गया। 4D लिख देता हूं, D मतलब डायगोनल, समझ जाओगे, समझ में आ रहा है ना। 4D मतलब 4 ठो डायगोनल एलिमेंट को ले लो, 4 को रखना है ना, अलग अलग कंडीशन निकालेंगे, चिंता मत करो ना। अब 4 डायगोनल है और 4 को चूज करना है, तो 4 में 4 को चूज करने का तरीका 4C4 लिखते हो। इसका वैल्यू कितना आएगा, फैक्टोरियल 4, फार्मूला जानते हो, पिछले क्लास में बताया था, फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0 होगा, ये दोनों कैंसल आउट होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फाइनली कट फिट के 1 होगा, तो याद रखा करो 4C4 या 3C3 2C2 ये सब का वैल्यू 1 आता है। एक कंडीशन हो गया। अब क्या करो, 2 डायगोनल चूज कर लो और एक नॉन डायगोनल चूज कर लो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमको तो 4 चूज करना है, ये तो 3 हो गया, 2 ठो डायगोनल का ले लिया और एक ठो नॉन डायगोनल, टोटल 3 हो गया। लेकिन नॉन डायगोनल एक ठो लिए हो तो एक ठो नहीं होता, एक्चुअली वो 2 एलिमेंट होता है। कैसे, जैसे मान ली जाए 2 3 लिए हो तो 2 रिलेटेड टू 3 है तो ऑटोमेटिक फिर 3 रिलेटेड टू 2 काउंट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हम सिमेट्रिक में बना रहे हैं। अगर सिर्फ इसको लिए हो मतलब ये ऑलरेडी उसके साथ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक का यही कंडीशन होता है, 2 3 रिलेटेड टू आर तो 3 रिलेटेड टू 2 होना तय है। इसलिए एक नॉन डायगोनल लिया हूं मतलब वो एक नहीं है, एक्चुअली 2 है, वो ध्यान रखना। तो पहले इसको लिख लो, 2 डायगोनल लिए हैं, टोटल डायगोनल एलिमेंट 4 है, क्योंकि 4 एलिमेंट है यहाँ, ABCD 4 में से 2 को चूज कर रहे हो, 4 में किसको चूज कर रहे हो, 2 को। और नॉन डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, कहां गया, नॉन डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, यहां पर बताओ, बोलो 1 2 3 4। समझना बात को ना, इसमें ध्यान से सुनना, यहां पर से डायगोनल हो गया, मैं नॉन डायगोनल की बात कर रहा हूं। नॉन डायगोनल मतलब इधर का लिख देता हूं, चलो इसको पूरा ऐसे, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये तो हो गया, बात को समझना, 4 ठो है, 4 ठो ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये डायगोनल का हो गया, क्या हो गया डायगोनल का। नॉन डायगोनल में गिनो कितना कितना ठो, ऊपर साइड का बस गिन रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है ऊपर साइड में अकेले नॉन डायगोनल। नीचे को गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी 3 2 दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे यहाँ पास लेते थे पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम होता था, यानी ये है तब ये है और ये है तब ये है, या फिर अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, बता चुका मैं आपको। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर को गिनना, टोटल 1 2 3 4 5 6 नॉन डायगोनल, टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पास आप कितना में चूज कर रहे हो, 9 डायगोनल को एक ठो लेना है, तो यहाँ पर 6 नॉन डायगोनल में से किसका चूज कर रहा हूँ बताओ, 1 को चूज कर रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेना, 4C2 का वैल्यू कितना आएगा, कर लो सॉल्व, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा बताओ, बोलो फैक्टोरियल 2 होगा। फैक्टोरियल 2 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 टूटता है, और फैक्टोरियल 4 को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा बताओ, बोलो 4 3 2 1 टूटेगा। ये इससे कटा 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना बचा 6, समझ में आ रहे हैं यार। 6C1 को तोड़ोगे तो 6 आएगा, कर लेना सॉल्व, तो कितना हुआ टोटल 36। तो यहाँ 4 चूज करना है, याद रखना ना कितना, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ का 2 हो गया डायगोनल का, और एक नॉन डायगोनल है, तो एक्चुअली एक नहीं है, वो 2 काउंट होता है, क्योंकि दो ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए, एक्चुअली एक नहीं, उसमें 2 काउंट होता है, समझ में आ रहे हैं। दोनों मिला के 4 हो गया। और ले लो अगला, अगली बार में ले लेते हैं 0 डायगोनल, डायगोनल का एक भी एलिमेंट नहीं लिया, और ले लिया 2 नॉन डायगोनल, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब यहां पर दोनों मिला के 4 हो गया, ये तो 0 हो गया, उसको छोड़ो। 2 नॉन डायगोनल लिया हूं मतलब ये 4 हो गया, क्योंकि हर नॉन डायगोनल एलिमेंट में ये है तो ये भी होगा वाला कहानी, समझ में आ रहा है ना। तो 2 नॉन डायगोनल है मतलब यहाँ 4 हो गया, वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पास नॉन डायगोनल में टोटल 4 एलिमेंट थे, 4 में से किसको चूज कर रहे हो, 0 को। और 2 नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल है मतलब 9 डायगोनल में टोटल 6 एलिमेंट थे, 6 में कितने को चूज करना है यहाँ पास बताओ, बोलो 2 को चूज करना है, कर लो कितना, 4C0 का वैल्यू क्या आएगा 1, बना के देखना आप ना।
और 62 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, बोलो 15। फार्मूला आप जानते हो, बना के देखना। टोटल कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। तो यहां पास टोटल कितने नंबर हो रहे हैं फिर बताओ, यहां पास टोटल कितने नंबर हो रहे हैं फिर बताओ, यहां पास टोटल कितने नंबर हो रहे हैं बताओ। ये 1 हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। टोटल कितने हो रहे हैं बताओ, बोलो 1, 36 और 15 कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 12 2 3 5 हो जाएगा। कितना हुआ 52। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां तक बताइए समझ में आया, किरण का आ गया 52। अब आगे देखा जाए। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिक का एग्जांपल कर लिए, थ्योरी सब पढ़ लिए। अब देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक का देखो, ठीक है। अ रिलेशन आर a relation R on A is said to be antisymmetric if A related to B and B related to A, then A is equal to B। ध्यान दीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन, सॉरी ये फॉर्मेट है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहे हैं ना। अगर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, देन A इज इक्वल टू B होता है। इसको ध्यान रखना एंटी सिमेट्रिक में। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। इफ A is equal to 1 2 3, then which of the following is our anti-symmetric relation? Anti-symmetric relation on A. First, 1 1, second 2 2, third 3 3।
सेकेंड इज 1 1 2 2, थर्ड इज 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1. Fourth option is 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1. The fifth option is high and sixth option is A क्रॉस है. चलिए ध्यान दीजिएगा अब अच्छे से ना, एग्जाम्पल से ही बेस क्लियर हो पाएगा. क्या बोल रहे हैं? इफ A is equal to 1 2 3, then which of the following is our एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A? कौन एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन होगा 1 1 2 2 3 3? देखो ध्यान रखिएगा, यहां पर याद रखना A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है, तब जाके A इज इक्वल टू B होना है. ध्यान रखना इस बात को, इसका सब का आपस में चेक करना पड़ेगा. देखो अब इसको अलग से मैं बना के दिखाता हूं, यहां पर करके दिखाता हूं. देखो पहले क्या लिखा है 1 1. अब 1 1 है तो 1 1 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, यहां पर दूसरा और है नहीं. देखना ध्यान रखना ना, जैसे मैं मान लीजिए A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C सोचूं तो कर नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पर जो B है वो यहां पर B के इक्वल होता है. देखो ना यहाँ जो B है वो वही B यहां पर सेम टू सेम, तो यहां 1 है तो यहां भी 1 है क्या? नहीं है. इन दोनों को लेके तो मैं सोच नहीं सकता. समझ में आ रहे हैं? आप भी कुछ खा लो जी. ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जी ना, मेरा तो चाय का समय हो गया है. रुक जाओ 1 मिनट, पहले मैं चाय पी लेता हूँ फिर आपको कराऊंगा. 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट आने लगा जी बहुत. चलो कोई बात नहीं. रुकिएगा 1 मिनट ना, उसको बंद कर दो विकास, पर्दा को उधर दरवाजा बंद है, पर्दा को अच्छे से बंद कर दो ना. अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या ऊपर का पर्दा को बंद करो तो अच्छे देखो, एक हाथ उस साइड से बंद करना, पीछे साइड से. चलो आप चलो छत में बैठोगे. अच्छा आप लोगों को लगभग पीछे हम लोग कितना दिन हो गया जी क्लास स्टार्ट किए? आज मेरे ख्याल से 8वां दिन है मेरे ख्याल से नेट सेट का.
क्लास समझ में आ रहा है जी अच्छे से आप लोगों को? क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सबसे चरम सीमा है। नेट सेट का जो मैथ्स है, पीएचडी का मैथ्स, इससे ज्यादा हायर मैथमेटिक्स देखने को नहीं मिलता है। बहुत आराम से रिलैक्स माइंड से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ना आप उठा के देख लेना, आप ही के कोई दीदी भैया लोग जो दिल्ली हैदराबाद में कोचिंग करने जाते हैं ना, तो 4 महीने वो लोग छटपटाते हैं वहां, नहीं समझ में आते। समझ में आ रहे हैं उसका कारण क्या है? यहाँ के बच्चे भले ही इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश का वो वेव नहीं रहता है। अब बाहर जाते हैं तो वहां का टीचर फिर अपने हिसाब ढूंढता है इंग्लिश को, से बोल के खत्म, नहीं समझे, एकदम अंग्रेजों टाइप का। बहुत छटपटाते हैं बच्चे लोग वहां जाकर, 4 महीने तो घुटन लगता है बच्चों को, कहाँ के फंस गए बोल के। रिप्लाई करो, आप लोगों को बढ़िया एकदम कूल माइंड समझ में आ रहा है, एकदम आराम से पढ़ो रिलैक्स माइंड से ना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हर साल में 2 बार पेपर होता है नेट का, हर साल में 2 बार, एक बार जून जुलाई में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। अभी नहीं, 5 साल बाद निकालना, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका उम्र नहीं बीता जा रहा है अभी। जब भी आप नेट निकालोगे 40-45 जाके सैलरी पे कोई भी कॉलेज वाला उठा के रख लेगा आप। ये चीज आप सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो आप कि भविष्य में आप उन लाखों बच्चों से अलग हट के पहुंच जाओगे जिनके पास कुछ नौकरी नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे पीएससी यूपीएससी तैयारी करते हैं ना, अगर नहीं लगा सिलेक्शन, जो कि बहुत कम है 1%, उसके बाद वो बच्चा शुद्ध बेरोजगार कहलाता है। कोई बच्चा अगर मेंस भी निकाल लिया है, क्या मेंस इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कहीं जाएगा नौकरी मांगने ना, कि भाई मेरा इंटरव्यू दे के आया हूं, मेरे खुद दे, तो कुछ नहीं देते उसको, 5,000 का नौकरी नहीं मिलता। किरण पर हम सेट में फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल सेट नेट का दोनों वही वैल्यू है जी। नेट बस ये है कि नेशनल लेवल पे पेपर होता है, नेट निकालने के बाद भारत के किसी भी राज्य में कोई भी कॉलेज में जा सकते हो पढ़ाने के लिए। अब स्टेट में अपने स्टेट तक सीमित रहोगे। समझ में आ रहे हैं? पीएससी यूपीएससी का तैयारी, जैसे बहुत सारे मैं आप देखे होंगे, जैसे कई लड़के लोग आईआईटी कॉलेज से पढ़े रहते हैं। क्या कॉलेज से? आईआईटी, जहां 2-2 3-3 10-10 करोड़ का शायद पैकेज मिलता होगा, उसको छोड़ के वो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। उनको देखा सीखी बाकी लोग भिड़ते हैं। अरे भैया, उसमें और आप में फर्क है। मान लीजिए उस बच्चे का नहीं हुआ सिलेक्शन यूपीएससी पीएससी में, वो फिर किसी कंपनी में जाएगा ना, तो 4 करोड़ का पैकेज में उसको नौकरी में रख लेंगे। आपको क्या देंगे? आपके पास आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति रहता है। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो वो जो जीएस ओएस मार मार के पढ़े हो ना, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बीरबल, फलान ढेकान, इतिहास भूगोल, फिर उस बेस पे आपको कहीं कोई नौकरी नहीं देगा। एक ही चीज बचेगा उसके बाद, कि खुद से कोचिंग पढ़ाओ, कि मैं मेंस लिखा हूं। लेकिन कोचिंग पढ़ाने के लिए भी एक आर्ट चाहिए। हर किसी के पास वो आर्ट नहीं रहता, ना पैसा रहता है। कोचिंग डालने के लिए पूंजी चाहिए ना। समझ में आ रहे हैं? पहले तो ये भी था कि लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा लेते थे कम बजट में। आजकल तो और चौचराई तमाशा हो गया है। कोचिंग डालोगे मतलब पूरा एसी फेसी डिजिटल बोर्ड, ये 6-7 लाख का तो सेटअप लगता है। तब जाके आप पढ़ा पाओगे, तब जाके आपके वीडियो देखेंगे। तो इसको जो आप पढ़ रहे हो ना, आप समझ जाओ कि अगर धीरे धीरे आपका बेस मजबूत हो गया, तो आप लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं से अलग हट के अलग रास्ते में खड़े हो जाओगे। और फिर आप इसी बीच कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाल लिए एग्जाम, तो चांदी चांदी। ये सब जो चीज पढ़ रहे हो ना, बड़ा रिलैक्स माइंड से पढ़ा करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ो रिलैक्स माइंड से। मैं अपनी जिंदगी में देखा हूँ लोटी, मैं अपनी जिंदगी में देखा हूं, जो बच्चे लोग गणित में अच्छे रहते हैं वो कभी भूखा नहीं मरता है। ये परम सत्य है।
अगर आपका गणित मजबूत है, अगर आप 11वीं 12वीं वाले बच्चों को भी गणित पढ़ाओगे ना, तो महीने का 40-50 हजार ऐसे ही कमा लोगे आप। चलिए, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दोनों होना चाहिए तब जाके होता है, याद रखना। इसका थोड़ा सा कहानी समझो। अगर मान ली जाए किसी क्वेश्चन में दिया है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, तो फिर देखना कि दोनों ए और बी आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब जाके एंटी सिमेट्रिक होगा। तब जाके क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। अगर मान जाए किसी क्वेश्चन में ए रिलेटेड टू बी दिया है, अब बी रिलेटेड टू ए नहीं दिया है, तो भी ये एंटी सिमेट्रिक होगा, याद रखना। मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ए इज इक्वल टू बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके एंटी सिमेट्रिक होगा। और या तो फिर ए रिलेटेड टू बी है और बाकी कुछ दिया ही नहीं है, तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। भाई इसका आंसर क्या होगा नहीं पता मुझे, इसलिए देखो यहां, देखो यहां, ये इसका जो ए और पहला ब्रैकेट का जो सेकंड वाला है और सेकंड ब्रैकेट का पहला, दोनों सेम है ना। यहां जो बी है यहां भी बी होना चाहिए। यहां ये 1 और 2 सेम है क्या, नहीं हो रहा है। इसको इसको लेके बनाऊं तो यहां जो 1 है इसके 1 के इक्वल नहीं हो रहा है। इन दोनों को लेके बनाऊं तो यहां जो है 2, यहां 2 नहीं है, तो पेयर बनाते नहीं बन रहा है। लेकिन 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 जैसे यहां 1 1 दिया है, यही चीज मैं यहां बता रहा था। जैसे ए बी दिया है और इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक होगा, याद रखना। क्योंकि एक्चुअली करते ऐसा है कि इसी को 2 बार लिख देते हैं। जैसे ए रिलेटेड टू बी है और आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इसके जोड़ी लागे, यहाँ जो बी है वहां बी वाला स्थिति नहीं दिख रहा है, तो इसी को दोबारा लिख लो। एक चीज को 2 बार लिखने में क्या दिक्कत है। नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, अगर ए रिलेटेड टू बी है दूसरा नहीं दिया तो भी एंटी सिमेट्रिक माना जाता है। जैसे यहां पर दिया है, जैसे यहां पर दिया है 1 1 है और इसके 1 1 है और नहीं दिख रहे हैं, तो आप एक काम करो, 1 1 को 2 बार ले लेना, ऐसा 1 1, फिर इसको दोबारा लिख लेना 1 1। अब यहां पर से इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो फिर एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसे बनता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये एंटी सिमेट्रिक होगा, ये अपने आप एंटी सिमेट्रिक होगा, ये अपने आप एंटी सिमेट्रिक होगा। ये पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ जल्दी, फास्ट बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताऊं। पहला वाला जो बताया कि ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कभी भी इस टाइप का दे, 1 1 दिया है, जैसे ये इतना दिया है, इसका दूसरा जोड़ी नहीं मिल रहा है, तो इसी को दोबारा आप सोचो और फिर ऐसा हो जाएगा बोल के। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार बताऊं क्या, 1 1 यह है यहां पास और इसका ये वाला पेयर नहीं मिल रहा है, अकेले है बेचारा, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक माना जाएगा। ओके, पूछना रिप्लाई करना। तो ऐसे 2 2 है, ये भी एंटी सिमेट्रिक, 3 3 है, वो भी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसको देखो, 1 1 है एंटी सिमेट्रिक होगा, 2 2 है एंटी सिमेट्रिक है, ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, 1 1 है एंटी सिमेट्रिक, समझ में आ गया। 2 2 है एंटी सिमेट्रिक, 3 3 है एंटी सिमेट्रिक,
अब ये 2 3 है, ये एंटी सिमेट्रिक तभी होता है जब 3 2 भी दिया होता, तब ना इसका सेकंड ये बी समझ लो, और यहां पर भी देखो ना, ये बी इसका सेकंड है, इसका फर्स्ट, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था। यहां 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए था। लेकिन जो मैं बात आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां पर जो मैं समझा रहा था आपको कि सिर्फ इतना दिया है और इसका ये वाला पोर्शन नहीं दिया है तो भी वो एंटी सिमेट्रिक माना जाता है। तो यहां पर इन दोनों को चेक ही नहीं करना है आपको, इसमें समझ में आ रहे हैं। अगर मान ली जाए यहां इसको एंटी सिमेट्रिक, पता है कब चेक करते हैं? जैसे इसको एंटी सिमेट्रिक तब चेक करते हैं जैसे 2 3 है और मान लिया 3 2 भी है, तो मैं चेक करता कि a इज इक्वल टू बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 इज इक्वल टू 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर चेक करता मैं। समझ में आ रहे हैं। अकेले दिया है तो फिर वो इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों एंटी सिमेट्रिक हो गया, ये भी पूरा एंटी सिमेट्रिक माना जाएगा। अगला देखो, यहां देखो इसका पेयर बन जाएगा। अगला देखो, ध्यान देना, 1 1 एंटी सिमेट्रिक, 2 2 एंटी सिमेट्रिक, सॉरी ये तो हो गया ना फोर्थ नंबर जी, सॉरी, 1 1 एंटी सिमेट्रिक, 2 2 एंटी सिमेट्रिक, 3 3 एंटी सिमेट्रिक। अब देखो 1 3 और 3 1, इन दोनों को मैं एंटी सिमेट्रिक चेक करता हूं, इन दोनों को देखना। 1 3 यहां रख के दिखाऊं तो आपको क्लियर होगा। देखो 1 3 एंटी सिमेट्रिक रिलेटेड टू आर, 3 1 रिलेटेड टू आर। तो देन क्या करते हैं बताओ, बोलो। a इज इक्वल टू बी होता है तो इसको फिर चेक करोगे आप, 1 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी गणित की दुनिया में ऐसा सुने हो कि 1 3 के इक्वल होता है? बताओ मुझे। यहां पर 2 3 और 3 2 रहता तो मैं चेक करता, लेकिन है ही नहीं था, इसलिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां 1 3 और 3 1 लिखा है, 1 3 3 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो क्या 1 इज इक्वल टू 3 होता है? कभी सुने हो गणित में ऐसा कि 1 3 के इक्वल हो जाए? नहीं होता है, कभी भी 1 3 के इक्वल नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस नाम से ये वाला जो पूरा पोर्शन फोर्थ नंबर, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगला सुनो, पांचवा नंबर, जो घर खाली है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक माना जाता है। याद रखना, खाली है मतलब कुछ नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक रॉ से इसको चेक करो। अब एक रॉ से मतलब पूरा यही है, एक रॉ से मतलब पूरा सेट यही बनेगा। अब एक रॉ से में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो 1 2 3 दिया है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। एक रॉ से मतलब पूरा सब एलिमेंट इसी के अंदर आएंगे। तो 1 3 3 1 आ रहा है इसमें, और हम इसको चेक कर चुके हैं, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा इसमें। एक रॉ से मतलब सब एलिमेंट आएगा उसमें, सब एलिमेंट आएगा मतलब 1 3 और 3 1 भी आएगा। तो 1 3 3 1 कहां से एंटी सिमेट्रिक होता है? तो ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा तो मुझे सिग्नल दो, रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखते हैं फार्मूला इसका। इफ cardinal of a is equal to n, then number of then number of different antisymmetric relation on a is equal to what? इसको मैं लिख रहा हूं 2 के पावर n इंटू
3 के पावर n प्लस 1/2, सॉरी n माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको मैं बना के दिखाता हूं कि कैसे कैसे हो रहा है, देखना ध्यान से ना। अगर कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एन है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए इज इक्वल 2 के पावर n 3 के पावर n माइनस 1/2 होगा। कैसे होगा ध्यान समझना। देखो यहां बस 1 1 जैसे सेम सेम रहता है, 2 2 3 3 n होता है। यहां पर भी डायगोनल में ये सब हो या ना हो, दोनों में चलता है। यानी इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो या ना हो, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी। यानी जो डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल में जो एलिमेंट है उसके लिए दो दो पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी, दो दो पॉसिबिलिटीज है हर एलिमेंट के लिए, दो दो पॉसिबिलिटी। सिर्फ डायगोनल की चेक कर रहा हूं ना। और टोटल डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, n एलिमेंट होते हैं। अगर कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू n दिया है तो इसके लिए टोटल कितना टाइम्स रहेगा, ये n टाइम्स रहेगा। तो 2 के पावर n लिखूंगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का कहानी समझिएगा कि यहां बस मान ली जाए पहला रो सेकंड कॉलम है, मान ली जाए, और यहां पर सेकंड रो पहला कॉलम है। ठीक है ना, ऐसे आता है ना। फिर उसके बाद पहला रो थर्ड कॉलम, और इधर थर्ड रो पहला कॉलम। ऐसे ही चलता है ये, डायगोनल को छोड़ के तो बाकी सब ऐसे ही चलता है। एंटी सिमेट्री का ध्यान रखना, अगर ये और ये है तब जाके A1 इज इक्वल टू A2 होता है। देखो ना, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, देन A इज इक्वल टू B, ऐसे ही होता है ना। तो यहां बस एंटी सिमेट्री में क्या रहता है, अगर ये है और अगर ये भी है तब जाके दोनों एंटी सिमेट्री इक्वल होगा। पहला केस में क्या लिख रहा हूं, लिख देता हूं AI AJ के फॉर्म में लिख रहा हूं ना, 1 2 ना लिख के, और AJ AI लिख देता हूं। अगर ये है तो ये भी होना पड़ेगा, तब जाके A1 इज इक्वल टू A2 या फिर AI इज इक्वल टू AJ। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक में उल्टा लिख रहा हूं क्या, नॉन डायगोनल की बात कर रहा हूं जी। सॉरी, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ बता रहा हूं मैं आपको ना, रुक जाओ। जैसे ये A2 है ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखना एक मिनट, रुकना ना, सॉरी, ध्यान से सुनिए फिर से। डायगोनल में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3, दोनों एलिमेंट सेम सेम होता है। नॉन डायगोनल में क्या होता है कि मान लीजिए ये लिखा हूं, बताओ बोलो क्या लिखा हूं, 2 3, और इसको लिख देता हूं 3 2। समझना बात को ना, जो अपन एंटी सिमेट्री का जो फार्मूला पढ़ रहे हैं, कहां के एंटी सिमेट्री का, AB देन BA, तो A इज इक्वल टू B होता है एंटी सिमेट्रिक में। अब नॉन डायगोनल में यहां 2 3, तो 3 2 यहां नहीं लिख सकता। क्यों क्यों क्यों, ध्यान से सुनना। अगर 2 3 और यहां 3 2 लिखा तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यही तो होता है एंटी सिमेट्रिक। फिर 3 इज इक्वल टू 2 करने से ये दोनों तो सेम टू सेम हो गया ना, फिर ये भी 2 और ये भी 2 लिख लो, तो फिर ये तो डायगोनल जैसे दिखाई देगा ना। यहां पास एंटी सिमेट्रिक का कहानी समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लीजिए यहां 2 3 लिखा हूं, ये 3 2 लिखा, तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, 3 इज इक्वल टू 2 होता है। अब ये 3 इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब है कि ये जो 3 है फिर ये 2 दिखाई देगा, तो 3 जो है 2 दिखाई देगा, तो ये 2 2 2 2,
ये तो डायगोनल में होता है ना, हमको नॉन डायगोनल को चूज करना है। अभी अभी हम नॉन डायगोनल को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पास आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहां पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए आई और ए जे है, और यहां पास ए जे और ए आई लिख रहे हो, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहां पास ए आई इज नॉट इज इक्वल टू ए जे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अगर ए आई और ए जे सेम टू सेम हो गया, तो जैसे मान लीजिए 2 3 और 3 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 3, यानी दोनों दोनों ये और ये तो दोनों सेम हो गया ना, और ये दोनों सेम हो गया मान लीजिए 2 2 2 2, तो फिर ये तो डायगोनल के एलिमेंट कहलाएगा ना। फिर हमको तो नॉन डायगोनल चूज करना है। तो नॉन डायगोनल में आप बोलोगे कि यहाँ ए आई और ए जे है, और यहां पास ए जे और ए आई लिखा हूं, तो आप यहां ये बोलोगे कि अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है? ये है तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अगर दोनों को ऐसा बोलोगे कि भाई ए आई और ए जे ए आई ऐसा है, और फिर उस कंडीशन में ए आई इज इक्वल टू ए जे बोलोगे, तो मान लीजिए 2 3 है और ये 3 2 है, तो 3 इज इक्वल टू 2 हुआ। तो यहां पर जो पेयर बना रहे हो ये और ये सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम हो गया, तो फिर वो तो उस टाइप वो तो एलिमेंट फिर डायगोनल का हो गया ना। हमको नॉन डायगोनल का लेना है। नॉन डायगोनल मतलब 1 1 2 2 3 3 n टाइप का एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट हुआ तो फिर डायगोनल का हो गया ना। नॉन डायगोनल में फिर आप बोलोगे कि अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं है तो ये होना चाहिए, या तो फिर दोनों मत हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? वही चीज को मैं बोल रहा हूं कि हम नॉन डायगोनल को बना रहे हैं, तो ये है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये होगा, और या तो फिर दोनों मत हो। बताइए तो जो मैं बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नॉन डायगोनल का हो रहा है, नेट डायगोनल। फिर अगर ए आई इज इक्वल टू ए जे हो गया, तो फिर 2 2 3 3 4 4 टाइप का होगा, फिर वो तो डायगोनल के एलिमेंट हो गया ना। हमको तो नॉन डायगोनल के एलिमेंट को देखना है ना फिलहाल यहां पर। बताओ बताओ जल्दी रिप्लाई करो, पूरा लिख के भेजा करो सर। ओके समझ में आ गया, आगे बढ़ो बोल के। एक बार और सर गुलशन, क्या मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो भाई फिर से बता देता हूं, रिप्लाई कर रहे हो आप लोग नहीं समझ में आ रहा है बोल के। देखो इतना पहले तो समझ जाओ, 1 1 2 2 3 3 n ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर चूज करना है, तो मान लीजिए यहां पर लिया 2 3, तो यहां पर शायद मुझे लेना पड़ जाएगा 4 3 4 5 लेना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 2 3 लिया होता और यहां पर 3 2 ले लूं, तो हमारा जो एंटी सिमेट्रिक का फार्मूला जानते हैं उस हिसाब से ए इज इक्वल टू बी होता है नहीं होता है? तो उस हिसाब से फिर 2 3 और 3 2 में 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसे एग्जांपल समझो। और 3 इज इक्वल टू 2 हुआ मतलब 3 को फिर 2 लिख सकता हूं, 3 को फिर 2 लिख सकता हूं, तो 2 2 2 2 हो गया। तो 2 2 2 2 फिर यहां पास नहीं होता है, वो डायगोनल में होता है। वो हमको नॉन डायगोनल को देखना है। तो नॉन डायगोनल को बताने का एक ही तरीका है कि भैया ये है तो फिर ये मत लेना, और ये नहीं लोगे तो फिर ये होगा, या तो फिर दोनों मत लो। यहां पर दोनों मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 3 और यहां 4 5 लिख दिया, वही चीज मैं बोल रहा हूं। अगर नॉन डायगोनल बोलते ये है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये होगा, या तो दोनों मत। आप बताओ तो, एक बार और बोलोगे तो एक बार और बताऊंगा, लेकिन आप बताओ, बताइए। किरण आगे समझ में? गुलशन रिप्लाई करो आप। आगे समझ में? आधा मन को मार के मत बोलना ना सर समझ में आ गया बोल के। आया तो आया, नहीं आया तो फिर दूसरा तरीके से बताऊंगा मैं। तो यहां बस ये दिख रहा है, यहां हर एलिमेंट के होने के लिए 3 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन है हर एलिमेंट के होने के लिए?
तीन तीन कंडीशन है, समझ में आ रहे हैं? और कितना टाइम्स? n -1/2 टाइम्स। ये कहां से आया? ये पिछला वाला जो बनाए थे ना सिमेट्रिक, उससे आया है। तो यहां हो जाएगा 3 के पावर n n-1/2 हुआ। अब इसी चीज को थ्योरी में मैं लिख रहा हूं, देखो। इन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ओवर ए एनी डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी आइदर प्रेजेंट और absent। मतलब डायगोनल एलिमेंट के बाद दो चॉइस, या तो होगा या तो नहीं होगा। एंड अब नॉन डायगोनल का लिखना, एंड नॉन डायगोनल पेयर्स, जैसे पेयर लिख दिया हूं, ए आई ए जे ए आई एक्वायर्स एनी वन ऑफ आइदर और नन ऑफ आइदर। मतलब या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये होगा, या तो फिर दोनों नहीं होगा, ये बोल रहा है। क्लियर हो गया? ठीक, या नन ऑफ देम, सॉरी जी, या तो कोई नहीं होगा, या नन ऑफ देम मतलब कोई नहीं होगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या बनेगा? कहा गया? इसके लिए दो दो ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। 2 के पावर n, ओके, एंड 3 के पावर n-1/2। 2 के पावर n जोड़ दो दोनों को, और तो क्या, यही लिखोगे और क्या। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। हाउ मेनी different anti-symmetric relation on ABCD चार्ट तो दिया है ना, are there and how many of these relation has exactly
4 एलिमेंट्स। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है हाउ मेनी डिफरेंट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ABCD आर देयर। तो फार्मूला बताओ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का टोटल एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं, हमको पता है, अभी बता दिया। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ABCD इज इक्वल टू, फार्मूला में रखो, वहां पास n था, यहां पास कितना दिया है 1 2 3 4, 4 रखो, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, और यहां पास रखो डायरेक्ट ना n-1, क्या होगा 4-1 बाई 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर कितना, 2 दूनी 4 कटा 3, 3 दूनी 6, कर लो, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, और 3 के पावर 6, आप देख लेना गुणा करके कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन तो यहां तक बन गया, क्लियर है। और क्या बोला है, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज रिलेशन है एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, पिछला वाला जैसे पिछले बनाया था सिमेट्री में 4 एलिमेंट लेना है। वहां पर एक काम करो, क्या क्या लोगे बताओ, बोलो। 4 डायगोनल का ले लो पहले, और एक नॉन डायगोनल का ले लो, सॉरी 0 नॉन डायगोनल का ले लो, समझ में आ रहे हैं। तो 4, अब यहां पर 4 वाला है, कितना 4 वाला है, इतने बनेगा टोटल नंबर। अब डायगोनल कितना है 4, अब 4 में से 4 को चूज करना है, अगर चारों को ले रहे हो तो, समझ में आ रहे है। तो 4C4 का वैल्यू क्या आता है 1, समझ में आ रहे हैं। अगली बार में आप ले लो 3 डायगोनल का ले लो, एक नॉन डायगोनल का ले लो। अब आप बोलोगे सर पिछला वाले में तो एक नॉन डायगोनल को हम 2 काउंट कर रहे थे, किरण निर्मल 720, चलो बहुत बढ़िया। यहां पास नॉन डायगोनल एक ठो ले रहे हो तो एक ही ठो काउंट करोगे, क्यों क्यों, क्योंकि हमने यहां पास क्या पढ़ा है, उस कंडीशन को आप समझो, कहां गया। अगर ये है तो ये नहीं होगा, एक काउंट करोगे, ये है तो ये नहीं होगा, और अगर दोनों नहीं होगा, समझ में आ रहे हैं। पिछला वाले में क्या होता था, अगर ये है तो ये भी है, और ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ऐसा वाला स्थिति रहता था, समझ में आ रहे हैं। ए रिलेटेड टू बी, तो देन बी रिलेटेड टू ए होता था सिमेट्रिक में। यहां पास क्या है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी, समझ में आ रहे हैं। यहां पास आप चीज को समझ लो भैया अच्छे से, एक नॉन डायगोनल को एक ही काउंट करोगे, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये है तो ये नहीं होता है, ये नहीं है तो ये होता है, या तो दोनों नहीं हो, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ दो ठो काउंट नहीं करोगे, एक ठो नॉन डायगोनल को, समझ में आ रहा है। तो पहले इसको चुनो, 3 ठो डायगोनल चुनना, टोटल डायगोनल में 4 एलिमेंट होते हैं, 4 में से एक को चुनोगे, फिर एक नॉन डायगोनल चुनोगे, और नॉन डायगोनल में कितना एलिमेंट आ रहे हैं बताओ, बोलो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में कितना को चुनोगे, 1 को चुनोगे, समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो गया। और साथ में फिर अब आप 2C1 भी और लिखोगे। अब इसको क्यों लिखे, इसका कारण सुन लीजिए, समझ में आ गया। ऐसा इसलिए ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहां ऐसा इसलिए लेते हैं, इसके कारण बता रहा हूं, इसका रीजन, इसके लिए रीजन बता रहा हूं। जैसे ए बी लिए हैं तो बी ए नहीं ले सकता मैं, अगर ए बी लिए हैं तो बी ए नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा लूंगा तो ए इज इक्वल टू बी होता है एंटी सिमेट्रिक में, हम जानते हैं। और अगर ऐसा ले लिया तो फिर वो नॉन डायगोनल का एलिमेंट नहीं हुआ, वो फिर डायगोनल का एलिमेंट हो गया। हम लोग इसको, ये जो ले रहे हैं ना 2 लाइन, इसको समझना बात को, ये नॉन डायगोनल का है, किसका है, नॉन डायगोनल का है।
तो नॉन डायगोनल एक ठो ले रहे हैं, टोटल नॉन डायगोनल ऊपर का देखें 6 ठो है, 6 में एक को चूज कर रहे हैं, एक नॉन डायगोनल को। फिर आगे जो 2C1 लिए हैं ये क्यों ले रहे हैं समझना, अगर ए बी लिए हैं तो बी ए नहीं ले सकता, नहीं तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और ये फिर इस टाइप का हुआ तो फिर ए इज इक्वल टू बी मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब वो नॉन डायगोनल का एलिमेंट नहीं हुआ, फिर डायगोनल का हो गया। तो यहां पास समझ में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब यहां 2C1 इसलिए ले रहे हैं, अगर ए बी लोगे, ए बी बी ए बी बी ए, मतलब इन दोनों में से एक ठोक चूज कर रहे हैं, इसको या इसको, इन दोनों में से एक को चूज करना है, दोनों को नहीं ले सकता, या तो इसको लोगे तो इसको नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे तो इसको लोगे, या तो दोनों नहीं लोगे, मतलब यहां दो ठो में एक को चूज करते हैं, दो ठो में किसको चूज करते हैं, एक को, इसलिए 2C1 लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू आप निकालना कितना आ रहा है। अगला सुनो, अगला मैं दो ठो डायमेंशनल, दो ठो डायगोनल का ले लेता हूं और दो ठो नॉन डायगोनल का ले लेता हूं। अब दो डायगोनल को लिया, मतलब डायगोनल में 4 एलिमेंट होता है, 4 में 2 को चूज करना है। दो तो नॉन डायगोनल का लिया, मतलब टोटल नॉन डायगोनल में 6 एलिमेंट, इसको 2 को चूज कर रहे हैं। फिर यहाँ जो दो ठो लिए हैं उसमें फिर चूज करोगे, 2 में 2 को चूज कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फिर एक बार और लोगे इसको, 2C2, सॉरी जी एक मिनट ना, 2C1 और 2C1 ऐसा लेंगे, मतलब यहां पर दो ठो नॉन डायगोनल का ले रहे हो तो पहले एक के लिए चुनना 2C1, फिर दो ठो नॉन डायगोनल में दूसरे के लिए लिख रहे हैं 2C1 ऐसा। फिर अगले बार में एक डायगोनल और 3 ठो नॉन डायगोनल ले लेना, तो एक ठो डायगोनल के लिए तो टोटल 4 डायगोनल था, 4 में से एक को चूज कर रहे हैं। 3 ठो नॉन डायगोनल लिए, नॉन डायगोनल टोटल 6 एलिमेंट होता है, 6 में 3 को चूज कर रहे हैं। फिर ये 3 ठो है उसमें हर एक के चुनना, 2 में से एक को चुनना, 2 में से एक को चुनना और 2 में से एक को चुनना, 3 ठो है ना टोटल, तो हर के लिए 2 में से एक को चूज करना, 2 में एक को चूज करना, 2 में एक को चूज करना है। अगले में क्या करना, 0 डायगोनल लेना और 4 ठो 9 डायगोनल ले लेना। समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। फिर यहां पास क्या लिखोगे बताओ बोलो, 4 में से 0 को चूज करना, 4 ठो 9 डायगोनल लिए तो 6 नॉन डायगोनल का एलिमेंट होता है, उसमें इसको लिए कितना को 4 को चूज किए। अब चारों के लिए चारों ठो को लिखना, हर 2 में से एक को चूज करना है, 4 बार के लिए 4 ठो। समझ में आ गया, और इसका वैल्यू निकाल के मुझे दिखाओ कितना हो रहा है टोटल, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, टोटल जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। चलो इसको बना के दिखाओ, बताना, बताओ, बना के दिखाओ। चलो कितना आ रहा है आंसर बताना। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। बना के दिखाओ फटाफट ना, रिप्लाई करना भाई ना। जल्दी बना के दिखाओ,
1289 आएगा, 1289। चलो इसको बना के रखना आप लोग। अब आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाए। आज थोड़ा लेट भी हो गया था मेरे को क्लास चालू करते करते, और आज मुझे थोड़ा थकान भी लग रहा है, मैं लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा। अब आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाए, कल अपन आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर इतना आएगा, देख लेना, हो सकता है गलत भी हो सकता है, बना के देखना एक बार, और कल अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ाया हूं कल उसको रिवाइज करके रखना, कल अपन आगे बढ़ते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। 1212 गुलशन आपका भी गलत आ रहा है, 1289 आएगा, देखना उसको।